तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपकी ये जीके की क्लास पार्ट नंबर है 42, यानी कि 42वें नंबर की सीरीज हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास भी आपको एज इट इज रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, क्योंकि मैं अवेलेबल हूं नहीं यहाँ पर, इस वजह से आपके क्लास का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। एग्जाम इंडिया इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि आपकी क्लास मिस ना हो। आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब पर डायरेक्ट आप हमारी क्लास को देखिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से देखिए, और जो लोग तैयारी करते हैं सभी को दिखाइए भाई। मदद सबकी होनी चाहिए, हेल्प सबकी करिए। ठीक है, हमेशा याद रखना है, अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपकी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, तो जरूर सेशन को शेयर करिए अपने सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों को बुलाइए कि क्लास यहाँ पर होती है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पे वो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहने के लिए नहीं, हम लोगों ने करके भी दिखाया है। ठीक है, तो क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भी नए जुड़े हैं, पहले की क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा भाई। एग्जाम इंडिया का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी भाई, चाहे वो जीके की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो। ठीक है, हर प्रकार की तैयारी आपको यहां से कराई जा रही है भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल कॉपी और पेन लेके तैयार रहना है। जिस प्रकार से आप लोग पढ़ाई करते हैं उसी प्रकार से पढ़िएगा, और कमेंट बराबर आपको देखना है और चेक करते रहना है किसके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। तो चलिए बात ना करते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया हूं भाई। एशिया का सबसे बड़ा, देखो कितना बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे फिर हम लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का भाई, इंडिया का नहीं पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां पर स्थित है भाई। ठीक है, होलसेल में। तो याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो है वो है आपका कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, कहां पे है भाई, दिल्ली के अंदर है एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार। और तरह तरह के मसाले यहां पर मिलते हैं भाई, तरह तरह के मसाले, मतलब जितने भी तरह के मसाले होते हैं वो दिल्ली के अंदर आपको मिल जाएंगे। और ये एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है भाई। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत लोग इस प्रश्न को गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अगर सवाल ये पूछे कि मसाले के उत्पादन में, मसाले के उत्पादन की अगर हम बात करें कि मसाले का जो उत्पादन है वो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है, ठीक है, मसाले का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है, तो आपका उत्तर केरल होगा। समझ रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, प्रश्न अलग अलग बनते हैं। अगर मसाले का उत्पादन पूछेगा कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, तो केरल नंबर 1 पे है। लेकिन थोक मसाला बाजार है ना, जहां पे तरह तरह की मसाले बिकते हैं, वो है दिल्ली के अंदर। अब सवाल कई लोगों का आ रहा होगा कि सर दिल्ली के अंदर कहां पे, बहुत लोग दिल्ली के हैं। तो दिल्ली के अंदर भाई खरी बाओली एक स्ट्रीट है। ठीक है, खरी बाओली, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो जो दिल्ली के होंगे। ठीक है, खरी बाओली, ये दिल्ली के अंदर एक जगह है, यहीं पर थोक मसाला बाजार लगता है भाई। क्लियर, बड़ा प्यारा सवाल है और ये बिल्कुल दुर्लभ जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये जानकारी कैसी है, ये जानकारी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और बहुत प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये प्रश्न भी देखिए मैंने करवाया था आपको। ठीक है, अब मैंने करवाया था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रिपीट कर दिया। आप देख सकते हो कल का जो पेपर में करवाया था मैंने, उस 2019 में पूछा था, और सेम देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, देख लो भाई, सीजीएल का क्वेश्चन है 2020 में, और कल जो मैंने करवाया था इसी तरह का एक क्वेश्चन, और वो 2019 में सीपीओ में पूछा था। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन रिपीट होता है, और देख लीजिए उदाहरण आपके सामने दे दिया है मैंने। प्रश्न रिपीट होते हैं, ये मत सोचेगा कि प्रश्न बड़े आसान होते हैं। आसान तो होते हैं, लेकिन क्यों आते हैं एग्जाम में, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं। तो चलिए, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सब जान चुके होंगे कि जो सुचेता कृपलानी है, ठीक है, किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी मुख्यमंत्री। और कब से कब तक बनी थी, तो 1963 से लेकर के 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बोली जाती हैं, कही जाती हैं। ठीक है, तो आप उत्तर लगा देना भाई, किसको लगाओगे, उत्तर प्रदेश को लगाओगे। क्लियर है, प्रश्न आसान है लेकिन जानकारी आपको रखना पड़ेगा भाई सब। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे भाई। कितना बढ़िया सवाल, और देख लो ऐसा वैसा सवाल नहीं, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है भाई। ठीक है, 2020 में पूछा गया सवाल है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। चलिए ध्यान रखिएगा, एमपी के बारे में पहले जान लो आप लोग फटाफट। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता
है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है भाई। सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 है ये, ठीक है। सोयाबीन के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो नंबर 1 है भाई। टाइगर स्टेट बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश के अंदर है भाई, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है इसकी जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 29 है भाई। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज मामा है भाई, ठीक है। कौन मामा है? शिवराज मामा है भाई, शिवराज सिंह चौहान, इनको मामा कहा जाता है भाई मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है भाई? वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो याद रखेंगे मंगू भाई पटेल, ठीक है। मंगू चाचा या मंगू भाई पटेल, जो मन करे बोल लेना सब, ठीक है। मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। तो याद मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी। भोपाल में इसका कैपिटल है। सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? सब सर्वाधिक वनों वाला राज्य है ये, ठीक है। सर्वाधिक वन है यहाँ पर, वन यानी कि फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में एरिया वाइज में जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो मध्य प्रदेश में ही है। क्लियर है? बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, पन्ना है, बांधवगढ़ है, ठीक है, कान्हा किसली है, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर हैं। अब सवाल पूछा है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे डॉक्टर सीतारमैया भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर सीतारमैया। और याद रखना डॉक्टर सीतारमैया के बारे में एक और जानकारी देने जा रहा हूं जो बड़ी दुर्लभ जानकारी आपके लिए है भाई। क्या है ये? तो डॉक्टर सीतारमैया कौन है? ये फाउंडर ऑफ आंध्रा बैंक, ठीक है, नोट कर लेना, फाउंडर ऑफ आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक, ठीक है। यानी कि आंध्रा बैंक का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है, आपने इस बैंक का नाम सुना होगा, आंध्रा बैंक का। तो आंध्रा बैंक के संस्थापक भी थे ये, ठीक है, आंध्रा बैंक के संस्थापक भी इनको कहा जाता है। और ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी थे। कॉपी में नोट कर लेना, ये सारी जानकारी बहुत दुर्लभ है भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये मैंने पेश कर दी भाई, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। प्यारा सवाल है, क्वेश्चन को बड़े प्यार से रीड करिएगा तभी उत्तर आएगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताना है आपको, यानी कि नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलो भाई बताइएगा। अरुणिमा सिन्हा, पूर्णा मालवत, अंशु जाम सेनपा और प्रेमलता अग्रवाल। बताइए भाई, बड़ा बढ़िया सवाल है। चलिए आपको मैं बता दूं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग जो हैं ये इंडियन ही थी, भारतीय महिला थी भाई। पहली बात तो याद रखना है ये कौन थी? तो एक भारतीय महिला थी, तो इस बात को भी जानते रहिएगा आप लोग, ठीक है, भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप सब जानते ही हो, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है भाई, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये 8,850 मीटर भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलो भाई, तो याद रखना है माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है भाई, ठीक है, नेपाल के अंदर है, इस बात को जानते रहेगा। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणिमा सिन्हा, भारतीय महिला जिनका नाम अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। और इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतह कब किया था भाई? तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया था इन्होंने 2013 के अंदर, ठीक है, 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ये भारतीय महिला और अपंग है, ठीक है। ये बहुत दुर्लभ जानकारी आपको दे रहा हूं, नोट कर लेना, नहीं तो पछता जाओगे सब लोग, ठीक है। तो सही उत्तर अरुणिमा सिन्हा आप टिक कर देना भाई, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा भाई। देख लो 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ जानकारी के साथ आपको नोट कर लेना है ये। चले भाई, और इनके बारे में एक और बात अगर मैं बताऊं तो इन्होंने माउंट विंसन को भी फतह किया है भाई, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा जी ने एक और माउंट को फतह किया है, माउंट विंसन, माउंट विंसन, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को तो इन्होंने फतह किया ही है, माउंट एवरेस्ट के साथ साथ इन्होंने माउंट विंसन का भी फतह करा है भाई। माउंट विंसन किसकी ऊंची चोटी है आपको मैं बता दूं, तो माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है भाई, ठीक है। माउंट विंसन क्या है? ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी है, ठीक है। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, और माउंट विंसन को भी अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया है? फतह किया है, मतलब कि क्लाइंब किया है,
ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 5 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न को पढ़िए और फिर उत्तर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है, ठीक है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। किस दिवस को मनाया जाता है? आर्म फोर्स वेटरनर्स डे एवरी ईयर मनाया जाता है भाई। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। फटाफट उत्तर करिए। चलिए तो आपको मैं बता दूं, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है हर साल 14 जनवरी को भाई। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बात। और किसकी याद में मनाया जाता है? जनरल करियप्पा जी की याद में मनाया जाता है भाई, ठीक है। जनरल के.एम. करियप्पा की याद में इसको मनाया जाता है भाई। जनरल के.एम. करियप्पा की याद में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को। क्लियर है? याद रखना है आपको, ठीक है। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को, किसकी याद में? जनरल जे.एम. करियप्पा की याद में। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ये बड़े दुर्लभ क्वेश्चन है, ठीक है। दुर्लभ क्वेश्चन है ये। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। चलो प्रश्न क्या है देख लो। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है, ठीक है। ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड? भाई बताइएगा, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है 2020 के अंदर। चलो बताइएगा। वुलर झील, डल झील, चिल्का झील, लोकटक झील भाई। बेहतरीन सवाल, और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग करते हैं सही। तो आपको बता दूं कि ये जो तैरता डाकघर है ये श्रीनगर में, भारत का पहला तैरता डाकघर श्रीनगर में बनाया गया था। और किस झील पर? डल झील पर भाई। किस पे? डल झील पर। तो याद रखना है आपको, ठीक है। डल झील श्रीनगर में यहीं पर है। कहां पर है भाई? डल झील, ठीक है। कहां पर है? श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और तैरता डाकघर बनाया गया था यहाँ पे। वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है आपका, याद रखना है आपको। चिल्का झील उड़ीसा में है, याद रखना है आपको। और लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर में है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। परीक्षा में देखना आप लोग, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। डेली क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई क्लास करने का तो अपना मजा है भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कितना प्यारा सवाल है भाई। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? ठीक है भाई, बता देंगे हम। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है भाई? CHSL 2020 का प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय की पश्चिम बंगाल भाई, ठीक है। बताना है आपको। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि सूर्योदय सबसे पहले दिखाता है किस कहां पर? तो आप जानते हो सूर्योदय किधर होता है ना। सूर्योदय सबसे पहले किस दिशा से होती है? अगर आपको यह पता हो तो सूर्योदय जो होती है वो पूरब दिशा से होती है। सबसे पहले पूरब में सूर्योदय होता है, ठीक है। पूरब में सूर्योदय होता है, पूर्व दिशा में, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। पूर्व दिशा में जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, ये बात तो आप सभी जानते हो भाई। अब समझना, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक विलेज है, एक गांव है, डोंग विलेज, ठीक है। डोंग विलेज, एक गांव का नाम याद रखना। एक विलेज है डोंग विलेज, ठीक है, समझिएगा। डोंग गांव, ठीक है। एक डोंग विलेज है। कहां पर है ये विलेज? पहली बात तो ये विलेज पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये विलेज पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में भाई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। डोंग विलेज है। और ये डोंग विलेज को माना जाता है ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया मतलब भारत का, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी गांव, भारत का सबसे पूर्वी गांव भाई। याद रखना, बहुत ही लेटेस्ट और बिल्कुल एकदम दुर्लभ जानकारी है ये ऐसी जानकारी है जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये जानकारी आज तक नहीं जानते होंगे कि भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, ठीक है। ईस्टर्न
मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया है वो है डोंग गांव है, डोंग विलेज है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होता है? सूर्योदय पूरब से होता है, और पूरब में सबसे पहले कहां पर होता है? इस गांव में होता है सबसे पहले, यानी सबसे पहले सूर्योदय जो है वो यहीं से होता है भाई। तो अरुणाचल प्रदेश आपका स्टेट पूछ रहा है, तो आपका उत्तर तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है, उत्तर तो ये हो जाएगा। लेकिन अब जैसे प्रश्न बन रहे हैं परीक्षा में, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई कि भारत का सबसे पूर्वी गांव कहां पे है जहां पे सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आप कहोगे सर ने तो बताया है क्लास में, डोंग विलेज है भाई, ठीक है, डोंग विलेज है। बताओ, दुर्लभ जानकारी है, नोट कर लेना और पूछना किसी से भी, ठीक है, किसी से भी पूछना और देखना उनको पता है कि नहीं, ठीक है। आपको पता चल गया है, कमेंट बॉक्स में बताना किसी और को पता था कि नहीं। चलो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है स्क्रीन पे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये तो दुर्लभ जानकारी नहीं है भाई। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पेपर में आता है, ध्यान रखना है भाई। प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी या अबुल कलाम आजाद? हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा टाइपिंग है, ठीक है। अबुल कलाम आजाद या त्रिगुणा सेन? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, पूछा जाता है, बस याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी को कहा जाता है, ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री किसको बोलते हैं? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और इनके ही जन्म दिवस को 11 नवंबर को भाई याद रखना है, 11 नवंबर को ही मनाया जाता है क्या? नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है भाई, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, ये भी आप जानते रहना। नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ध्यान रखना है भाई। देखो, हिंदी इंग्लिश में लिखना अपने आप में बड़ा टफ काम होता है, ठीक है। बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि जहां पे आपको हिंदी इंग्लिश में लिखा जाए। यहां पर आपको मैं इसीलिए दोनों भाषा में लिखता हूं क्योंकि हमारे चैनल पे दोनों भाषा के छात्र होते हैं, ठीक है। किसी भाषा में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस मेरी भाषाओं को, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, ठीक है। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और किसके जन्म दिवस पर? अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्लियर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। क्लियर है? ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 का। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न क्या है भाई? चलो भाई, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अब बताओ, ये प्रश्न मैंने करवाया है कि नहीं? पहले आप खुद बताओ, ठीक है, कि मैंने ये प्रश्न करवाया है कि नहीं। और ये प्रश्न आया है कब? देखो, CHSL 2020 में पूछा है भाई, CHSL 2020 में पूछा और बहुत सारे परीक्षाओं में और पूछा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आप याद रखना है कि चुनाव आयुक्त यानी भारत में जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है भाई, ठीक है। हमारे देश में जो चुनाव आयोग है जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था भाई। और इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई भारत में? इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इंग्लिश में पढ़ते हैं नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका अनुच्छेद हमारे संविधान में है 324 से लेकर के 329 तक भाई, ये आर्टिकल का जिक्र है, ठीक है, याद रखना है। पहले पूछा है आपसे कि प्रथम पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? वो बने थे भाई सुकुमार सेन। आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन, ठीक है, नोट कर लेना भाई। देखो, हिंदी में भी लिख दिया है, तो जिसको दिक्कत आ रही हो नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना भाई। क्लियर है? चलो भाई, अगला सवाल करेंगे अब, ठीक है। अब करेंगे हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे भाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम लोग। देखिए जरा, अगला प्रश्न आ चुका है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है पहले उसको देखोगे। प्रश्न क्या है? भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है भाई, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक है, और बिल्कुल ये भी एक नया ही क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपका नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन सॉरी, ठीक है, कांडला भटिंडा पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन, या फिर आपका है हाई मुंबई अंकलेश्वर कायली पाइपलाइन भाई। साइड में हूं, क्वेश्चंस को एक बार पूरा रीड कर लो भाई।
चलिए एक बार रीड कर लो सब लोग। चले भाई बताएं अब आपको। चलो तो समझिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो भारत की पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन है वो है आपकी नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन भाई। सबसे पहला जो कच्चे तेल की पाइपलाइन बनी थी वो यही थी, याद रखना है भाई, ठीक है। नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन भाई इंपॉर्टेंट है। और कब इसका निर्माण हुआ था? 1962 के अंदर भाई। देखो 1962 में ये इसका निर्माण हुआ था भाई, याद रखना है 1962 में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस नोट कर लेना सब लोग, ठीक है। याद रखना इसका नाम। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ यही पूछेगा आपसे कि पहली कच्ची तेल की पाइपलाइन का नाम बताइए, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी तरीके से आता है, ठीक है। नाम क्या है तो याद रखेंगे भाई, नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। बरौनी जो है ये बिहार में पड़ता है भाई, ठीक है, ये बिहार में पड़ता है बरौनी, ठीक है ना। याद रखना है आपको, पाइपलाइन है जो बिछाई जाती है जमीन के अंदर, ठीक है। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के आ रहे हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। प्रश्न क्या है भाई? चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं? निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है भाई? तो पुरस्कार जीता है तो आपको नाम याद रखना है, क्योंकि कोई अगर एकमात्र भारतीय लिखा है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ठीक है। तो कौन से एकमात्र भारतीय जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में पुरस्कार जीता है भाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे इसका भी उत्तर सब लोग। चलिए तो आपको बता दूं कि एकमात्र भारतीय आज तक कोई और नहीं जीता है मानवाधिकार के क्षेत्र में भाई। समझ रहे हो आप लोग, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीते भाई बाबा आमटे चाचा, ठीक है। बाबा आमटे जी भाई, बहुत बड़ा नाम है ये, बाबा आमटे जी, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे कि मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है इन्होंने, एकमात्र भारतीय 1988 में, ठीक है। 1988 के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता था। तो बिल्कुल ये दुर्लभ जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलें आगे। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि सारे हम लोग प्रीवियस ईयर ही देख रहे हैं, जो सीजीएल में है, सीपीओ में है, एमटीएस में है, सीएचएसएल में है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई, जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं भाई? ठीक है, तो ये भी आपका उस समय के करंट अफेयर्स का सवाल था, तो इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि 2020 का सवाल था ये, ठीक है। तो करंट अफेयर का तो लेटेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। करंट अफेयर तो आपको पिछले 8 से 10 महीने का कवर करना होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जीके से रिलेटेड। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भाई? ठीक है, एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पे भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका उत्तर तो बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए सबका भाई, ठीक है। इसका उत्तर तो मुझे लगता है एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य पड़ेगा, केंद्र शासित प्रदेश है, वो सबको पता है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा मुझे एक बार। लक्षद्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है, नया प्रश्न। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है भाई? मिक्स्ड पूछा है आपसे, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज पूछा है आपसे, इंडिया की कौन सी है? तो भाई एकमात्र ये मिक्स जो है बहुत सबको पता होना चाहिए, एकमात्र जो मिश्रित विश्व विरासत भारत की है, मिश्रित विश्व विरासत है जो भारत की, वो है आपका कंचनजंगा भाई, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र मिश्रित है ये, एक मिनट, एकमात्र मिश्रित है। कहां पर पड़ता है ये? सिक्किम के अंदर, ठीक है, सिक्किम में है ये, याद रखना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में रखा गया है, इसको यूनेस्को के द्वारा मिश्रित विश्व विरासत इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मैं लगाने को तैयार हूं, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा स्पीड में और करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा और स्पीड में आ जाएंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे भाई।
चलो, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखो कितना बढ़िया सवाल आ गया, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये प्रश्न तो सबको पता होगा कि सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा किसको बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मतलब कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को कहा जाता है सबसे बड़ा डेल्टा। नाम क्या है भाई? तो नाम है सुंदरबन का डेल्टा। अगर नाम पूछता है तो सुंदरबन का डेल्टा है भाई। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है ये। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ठीक है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपसे पूछ रहा है, भारत के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस। ठीक है, तो पहले पूछ रहा है पहले सीडीएस कौन थे? तो आप सभी जानते हो भाई। ठीक है, जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई भाई, बहुत ही बैड न्यूज था उस टाइम का जब ये आया था। तो भारत के जो पहले सीडीएस जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, तो आपसे पूछ रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आप सभी अच्छे से जान चुके हो, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, याद रखेंगे भाई। और अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, कमेंट में बताइए कि वर्तमान में भारत के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा भाई उत्तर। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है स्क्रीन पर। चलिए उत्तर करेंगे भाई 17 का। भारत सरकार के द्वारा, बहुत प्यारा सवाल है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से कर लेना, पेपर में कई बार पूछा है ये। भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है भाई? CHSL 20 का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पेपर में आया है। ठीक है, ऑप्शन है आपका वैशाली, मैत्री, भारती कि दक्षिण गंगोत्री। भाई इसका उत्तर तो आप लोग जरूर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बताइएगा। चलिए, तो भारत का सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम है भाई, वो है दक्षिण गंगोत्री। क्या है नाम? दक्षिण गंगोत्री नाम है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अंटार्कटिका में ये निर्मित है रिसर्च सेंटर या शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री। अगला सवाल स्क्रीन पे भाई, पासी कोंकणी राज्य किसका एक लोक नृत्य है? देखो भाई बड़ा प्यारा सवाल कि पासी कोंकणी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखो लोक नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे सवाल भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है पासी कोंकणी जो ये नृत्य है, ये आदि ट्राइब होता है एक। ठीक है, एक जनजाति है जिसका नाम है आदि ट्राइब, हिंदी में बोलते हैं आदि जनजाति, आदि जनजाति। तो ये जो डांस है, ये जो फोक डांस है, वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो डांस है, फोक डांस है, वो इस जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है भाई। किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है भाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और किस जनजाति के द्वारा ये डांस किया जाता है? तो आदि जनजाति, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है भाई? ठीक है, ऑप्शन है आपका याक नृत्य, जबरो नृत्य, सोंडोल नृत्य या कोशान डांस यानी कि कोशान नृत्य। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर करिएंगे सब लोग, बढ़िया उत्तर है भाई। तो आपको मैं बता दूं कि सोंडोल डांस इसका सही उत्तर होने वाला है भाई। नया प्रश्न है, आपको नहीं पता होगा लेकिन नोट कर लेना भाई। सोंडोल डांस जो है वो लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? लद्दाख का रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। इसे क्या बोलते हैं? रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, जो यहाँ पे लिखा है रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, यानी कि क्या? लद्दाख का शाही नृत्य। हिंदी में क्या लिखोगे? लद्दाख का शाही नृत्य बोलते हैं किसको? सोंडोल नृत्य को बोला जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? ये प्रश्न तो हो गया भाई, रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये तो हो गया भाई।
चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है भाई। निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? अगला सवाल बता दो भाई कि निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है। देखो मैं आपके जितने भी महत्वपूर्ण डांस है ना वो मैं करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये डांसेस आपको याद नहीं होते हैं मुझे पता है, ठीक है, लेकिन याद हो जाएंगे, परेशान मत होइए। क्लास को देखते रहिए, बस डेली नोट करते रहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब। तो मेघालय का जो नृत्य है भाई कौन सा है? तो मेघालय का जो नृत्य होने वाला है बस पानी पी रहा हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। आप लोग करते रहो। चलिए भाई, चलिए, तो ये हो गया भाई मेघालय का प्रमुख डांस, सॉरी मैंने पी रहा था। चलो ये हो जाएगा आपका लाहो, ठीक है। मेघालय का जो प्रमुख नृत्य है वो है लाहो के नाम से। एक कलरफुल डांस होता है ये मेघालय में, ठीक है, मेघालय में एक ये कलरफुल डांस होता है, लाहो के नाम से जाना जाता है, और ये फेस्टिवल पे ही किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है और उसमें ये मनाया जाता है। क्लियर? लाहो डांस। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भाई क्या सवाल है ये, ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में बहुत आते हैं भाई। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, उत्तर करेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे किया गया था भाई? याद रखेंगे आप लोग कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस यानी कि यूएनसीईडी के द्वारा आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। आपको बता दूं कि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो में हुआ था, ठीक है। रियो एक शहर का नाम है, रियो डी जेनेरियो पूरा इसका नाम होता है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर पड़ता है? ये ब्राजील में पड़ता है भाई। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो यहीं पर हुआ था भाई, ब्राजील के रियो शहर में हुआ था, तो उसका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन हो चुके भाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो भाई कितना प्यारा सवाल है। आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? प्रश्न को पढ़ो और फिर उत्तर दो सब लोग, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्ची? यानी कि एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कोई कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, ठीक है, तो आप बोलोगे आर्ची था, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन थे ये प्रश्न पूछा है आपसे भाई। बढ़िया सवाल है और ऑलरेडी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। तो आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का नाम याद रखना है, वो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था एलन इमिटेज, ठीक है, एलन इमिटेज इनका नाम था भाई, याद रखना है। चलो तो याद रखने हैं भाई, एलन इमिटेज पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक थे ये, ठीक है। जो सर्च इंजन, जैसे गूगल भी क्या है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल भी क्या एक सर्च इंजन है जहां पे आप चीजों को सर्च करते हो, ठीक है। लेकिन पहला सर्च इंजन जो अगर पूछता है तो वो आर्ची था, जिसके संस्थापक थे एलन एम टागे। क्लियर है ना भाई? चलो देख लेते हैं भाई, कोई और क्वेश्चन है तो, कोई और क्वेश्चन है भाई देख लो। चलो भाई एक और क्वेश्चन है देख लेते हैं। एशियाई खेल, देखो याद रखना है, एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया के खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक बहुखेल कार्यक्रम है वर्ष में आयोजित होता है। मतलब कितने वर्ष में ये खेल आयोजित होता है भाई? तो खेल तो आप भी जानते हो, ज्यादातर जो खेल होते हैं वो हर 4 साल पे आयोजित किए जाते हैं भाई, ठीक है। ज्यादातर जो स्पोर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स, वो हर 4 साल पे ही आयोजित किए जाते हैं, ये बात आप जानते हो भाई, ठीक है। चलिए तो बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं भाई, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं, आज की क्लास का, ठीक है, समापन करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमेशा सेशन को इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो, ठीक है। और यही हमें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए क्लासेस करते रहें, ठीक है, आपके लिए क्लासेस मिस ना करें भाई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी,
और सेशन कैसा लग रहा है आपको, और सेशन को इंटरेक्टिव करेंगे भाई। अभी तो हमने बस शुरू किया है कि कैसे और अच्छा कर पाए, ठीक है। होली के बाद आपके लिए इतने बेहतरीन सेशन मिलेंगे, वो तो आप कहना, ठीक है। कॉन्सेप्ट की क्लास भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है दोस्तों, परेशान मत हो। बस आप इस चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने ज्यादा सदस्य जुड़ेंगे परिवार में और जितने ज्यादा सदस्य चैनल को देखेंगे, क्लास को देखेंगे, तो भाई हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, इसी तरीके से क्लास हम देते रहेंगे और हमारी सभी क्लासेस को आप देखते रहिए। मैथ की भी क्लास को देखिए, है ना, और रीजनिंग की क्लास को भी देखिए, इंग्लिश की क्लास को भी देखिए। आपको जो भी क्लास यहाँ पर दी जा रही है उन सब में क्वालिटी की बात होती है भाई, ठीक है। तो चलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा और अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किया है तो भाई, और जाते जाते अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर भी कर देना सब लोग, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।